मनी लॉन्ड्रिंग केस में नरेश गोयल की जो 538 करोड़ की संपत्ति थी वो जब्त हो गई है। उसी के ऊपर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे कॉलीग पंकज मिश्रा मेरे साथ हैं। हम लोग डिटेल में इस खबर के बारे में बात करेंगे। सो एग्जैक्टली पंकज ये बताइए कि हुआ क्या है। भावना, काफी एक तरीके से कहूँ काफी क्यूरियस केस है। जेट एयरवेज एक ऐसा एयरलाइन जिसका नाम हमने, मैं तो कहूँगा कि बचपन से ही सुना है। और इस तरह से जो एक डोमेस्टिक एयरलाइंस में जो बदलाव लाया था जेट एयरवेज ने, कुछ हद तक चीपर एयरलाइंस की भी जो शुरुआत हुई थी वो जेट एयरवेज की ही वजह से हुई थी। तो इस मामले में जेट एयरवेज अभी 2019 तक तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से उस पर गाज गिरती है, चीजें बिखरती हैं और उनका पैसा जो है, माना जाता है कि एम्प्लॉयज को सैलरी ना देने की वजह से वो जेट एयरवेज बंद हो जाता है। आज क्या हुआ है कि जेट एयरवेज के जो मालिक हैं, द ओनर नरेश गोयल, ओनर भी मैं कोर्ट्स में कहूंगा यहां पर भावना, क्योंकि ही एक्चुअली हैज सोल्ड जेट एयरवेज टू अनदर कंसोर्शियम विच विल कम टू द पॉइंट लेटर। उनकी जो नरेश गोयल की 538 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, चल मूवेबल एंड इमूवेबल, उसको ईडी ने सीज कर लिया है। अब यहां पर ईडी का आना भी बहुत सवाल उठाता है, लेकिन नरेश गोयल की जो परेशानियां वो कम नहीं हो रही हैं। 538 करोड़ रुपए की संपत्ति, देश विदेश में उनकी जो संपत्ति थी, उसका इस बार हवाला लेते हुए ईडी ने उसको सीज किया है। पंकज, क्या आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, जिसकी वजह से अभी लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उससे जस्ट पहले ये न्यूज आती है, तो लगता है कुछ उसमें पॉलिटिकल एंगल है? देखिए, अगर कोई और कंपनी होती जिसका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता पीछे, जिसमें ऐसा लगता कि हाँ कोई गड़बड़ी हो सकती है, तो एक बार को ये सोचा जा सकता था। बट इनिशियली प्राइमा फेसे इट लुक्स लाइक as of now it's the past that is catching up with Naresh Goyal as of now. If you get into the details, Bhavna, properties including 17 flats, bungalows and commercial buildings globally have been seized, registered under the name of Naresh Goyal, Anita Goyal and others. So it's a family thing. What ED is saying that Naresh Goyal ji, you had taken loans from the bank. Right. And how come you sent those money, which ED is claiming that Naresh Goyal created trusts in other companies in Jet Airways name for money laundering. So this is one peculiar angle that they have taken. Loans का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। लोन की क्योंकि बात करें तो मुझे नरेश गोयल की एक स्टेटमेंट याद आती है, जब उन्होंने बोला था कि एविएशन इंडस्ट्री बैंक के लोन्स के ऊपर ही सरवाइव करती है और जितने भी ये लोन लेना है हम इनको मनी लॉन्ड्रिंग में काउंट नहीं कर सकते। इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, नरेश गोयल ने ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं। द टाइम व्हेन एक्चुअली थिंग्स स्टार्टेड गोइंग साउथ बैक इन 2019, दैट वाज द टाइम व्हेन नरेश गोयल सेड दैट हे लुक, आई हैव दिस मनी बिकॉज आई हैव टेकन लोन्स फ्रॉम द बैंक एंड दैट्स व्हाई, बट आई कांट पे सैलरीज टू द एम्प्लॉयज थ्रू द लोन मनी. So what happened at that time is now this particular money and ED is actually getting back at that same loan amount, which now is being claimed that that particular money from the banks was used to create trusts in different countries, and that is how the money was basically siphoned off. जो ईडी करती है, PMLA का जो होता है मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो उन पर लगाया जा रहा है। तो कुल मिला के ये लोन मनी की ही बात हो रही है। ऑडिट रिपोर्ट्स में भी कई जगह आया है कि लोन वाज यूज्ड फॉर फर्नीचर, अपैरल एंड प्रॉपर्टीज आल्सो। के लिए उन्होंने यूज किया बेसिकली। ओके, 1992 में जेट एयरवेज की शुरुआत हुई थी। इतनी अच्छी तरीके से ये एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन कंपनी काम कर रही थी। अफोर्डेबल इनकी जो टिकट प्राइस है वो बहुत ही अफोर्डेबल होते थे। लेकिन उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या कंपनी के फाउंडर्स की ऐसी गलतियां रही जिसकी वजह से कंपनी ही डूब गई? बिल्कुल, इसमें तो मैं भावना यही कहूंगा कि either it could have been a bad business or a bad debt that actually caught up with them. But you are right. Jet Airways, had become synonymous to making flying available for the middle class also. Yet it used to fly to nearly 65 domestic and international destinations with a number of fleets, around 124 narrow and wide body aircraft. These are some of the statistics that tell you that it was not a small company. And trust me, the ticket prices were also not so low. But with the arrival of Jet Airways, there was a competition given to एयर इंडिया। जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हुआ करती थी, जो आपको देशों में ही घुमाया करती थी या निकटवर्ती देशों में, जैसे अगर आप अबू धाबी, आप कतर जाना चाह रहे हैं या आप कनेक्टिंग कंट्रीज से आ रहे हैं, यूएस से आप आ रहे हैं, यू गेट डाउन एट दोहा, फ्रॉम देयर जेट एयरवेज वुड पिक यू। सो स्मॉल डिस्टेंस के फ्लाइट्स वो ऑपरेट करता था।
What went wrong? Obviously, there was something, foul play at work. Definitely, I mean, otherwise, for it to go down, one big reason, that many would say became very instrumental in the downfall of Jet Airways was the entry of even cheaper flights. जब ये इंडिगो आई, जब इंडिगो आई। बिल्कुल आप मुझे लगता है शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ एक वाकया जो अक्सर पब्लिक मेमोरी में भी सुना जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब इंडिगो मार्केट में एंट्री करी थी एविएशन इंडस्ट्री में, तो जेट एयरवेज का जो फ्लाइट का किराया था वो 1 किलोमीटर 1 रुपीज पर किलोमीटर ज्यादा था इंडिगो से। तो उसी को compete करने के लिए जेट एयरवेज ने अपने किराए को कम कर दिया। उसके बाद इंडिगो ने क्या किया, अपने ऑपरेशंस को 2.5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। इसकी वजह से इन दोनों कंपनीज में काफी ज्यादा टक्कर देखने को लगातार मिलती रहती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इंडिगो ग्रो करते रही, इंडिगो के पास मे बी बेटर बिजनेस स्ट्रैटेजीज थी जिसकी वजह से वो ग्रो करते रही। लेकिन जेट एयरवेज कर्ज के बोझ तले दबती चली गई और उसके बाद 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2019 में उन्होंने अपना दिवालिया घोषित कर दिया। उसके बाद इन्होंने, आप बता रहे थे कि इन्होंने अपनी कंपनी को भी बेच दिया था, वो क्या इंसिडेंट था? बिल्कुल, तो जब Jet Airways, when it found itself in hot waters by 2019, obviously the NCLT declared them bankrupt. So that was the end of it. But then obviously it had a lot of flights. It had a lot of aeroplanes standing by. So companies were vying to take over Jet Airways and maybe, rebrand it or refurbish it and then launch it. So one company, Jalan Kalrock Consortium, basically found mention. They were one of the prime bidders और उन्हें जालान कैलरॉक कंसोर्शियम को ये डील मिल गई। बैंक्स के फर्म ने लेड बाय एसबीआई उनको बैक किया कि हाँ, इनकी जो बिड है ये टेक ओवर के लिए ये सबसे सटीक बैठती है। नाउ इसमें आप देखेंगे दो नाम हैं, जालान एंड कैलरॉक। जालान जो हैं वो एक बिजनेस फैमिली से आते हैं और उनका जो रिश्ता है वो साउथ अफ्रीका में रहने वाले गुप्ता परिवार से भी है, अब जो दुबई में रह रहे हैं। तो ऐसा जब शुरुआत में जब इनकी बात आई थी तब भी हमने कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा देखे थे जो एक तरीके से गुप्ताज के दक्षिण अफ्रीका के दौरान जो उनका रोल था उस पर सवालिया निशान उठाते हुए इस कंसोर्शियम पर उंगली उठाई जा रही थी। हालांकि देयर पेपर्स एंड देयर क्लेम वाज फाउंड टू बी करेक्ट। उन्हें इसको 350 करोड़ रुपए का जो एक डेफिसिट बन रहा था, जो नहीं पे कर पाया था जेट एयरवेज अपने एम्प्लॉइज को, इन्होंने उसे पूरा कर दिया था। उसकी जो लास्ट किश्त समझ लें 100 करोड़ रुपए की, वो अभी जून जुलाई के महीने में साल 2023 में जालान कैलरॉक कंसोर्शियम ने पे कर दिया था। तो ये है अभी तक द वे इट हैज प्रोसीडेड टिल नाउ, बट इट रिमेन्स टू बी सीन दैट विथ Bhavna, it's interesting, with a figure of 538 crore rupees being seized, 350 crore rupees, almost half of it, looks like a petty change for me, in that regard. Right. He could have, Mr. Goyal could have easily paid that off and steer clear from all this problem. Right. आपको फिर क्यों लगता है क्यों नहीं किया, तो क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्यों नहीं पे किया? बिल्कुल, देखिए, पैसे से ही पैसा बनता है, मैं तो यही कहूंगा। और उसको बनाने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, कहीं ना कहीं अगर नियमों का उल्लंघन किया गया है, then definitely the authorities would catch up and to make things transparent, obviously, and to look at it with a very fine tooth comb, I would say. They have come up, the ED, when I refer to they, have come up with some sort of misproportion or disproportion, I would say, and hence this money laundering aspect has come up. I hope that law and truth prevails, and let's see what comes out after that. Right.